आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। आज आवाज इंडिया न्यूज की टीम ने जयपुर शहर के रोहित हॉस्पिटल में विजिट की और वहां के डॉक्टर वीके जैन से मुलाकात की और जाना उनकी जिंदगी के बारे में, उनकी डॉक्टरी के बारे में, कहां से उन्होंने अपनी एजुकेशन की और कहां पर रहकर पेशेंट का इलाज किया। आइए दिखाते हैं आपको एक झलक उनसे बातचीत की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज। और आज मैं आपको जयपुर शहर के एक ऐसे शख्सियत से रूबरू करवाता हूं जिनके बारे में क्या कहना, जो खुद अपने आप में एक मिसाल है, जिन्होंने इतनी जगह काम किया है, इतनी जगह वो प्रोफेसर रहे हैं। तो आइए मैं देर ना करते हुए जल्दी से आपकी मुलाकात करवाता हूं डॉक्टर वीके जैन जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं? नमस्कार राहुल जी। देखिए, मैं डॉक्टर वीके जैन हूँ। मेरी शिक्षा लखनऊ मेडिकल कॉलेज, बहुत विख्यात मेडिकल कॉलेज रहा है, वहाँ मैं पढ़ाई की है। वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद राजस्थान सर्विसेज ज्वाइन की। तो लगभग 30 साल से ज़्यादा मैंने राजस्थान गवर्नमेंट ने बीकानेर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हेड, एडिशनल प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट पीबीएम हॉस्पिटल के पद पर कार्य करा। उसके बाद महात्मा गांधी में मैं एमरेटस प्रोफेसर हूँ और 10 साल यहाँ प्रोफेसर हेड श्वास रोग विशेषज्ञ हूँ और उसी डिपार्टमेंट में। और मैं इस प्रोफेशन में मुझे 5 डिकेड हो गए, मोर देन 5 डिकेड आई इन्वॉल्व इन मेडिकल सिंस स्टार्टिंग फ्रॉम माई सर्विस. It's been so long time. So I had a very good experience and good experience or the bad experience to my sense. And मैंने शिक्षा करने के बाद मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि भाई तुम ऐसे नोबल प्रोफेशन को, हम सभी जानते हैं नोबल प्रोफेशन है, इसको ज्वाइन करना है, लोगों को सेवा करना है और सेवा करना बहुत ज़रूरी है और मेहनत और लगन से करना है और किसी भी दुर्भाव और से नहीं करना और पैसे कमाने का लालच तो होना ही नहीं है। तो मैंने इसी साथ मैंने शिक्षा ली और मैंने ये पिछले 50 साल में मैंने कभी भी कोई गलत काम करने की कोशिश नहीं की, कोई हमें या कोई अज्ञान तरीके से मैंने कभी, हालांकि मुझे मालूम है मैं सुपरिटेंडेंट नहीं रहा, मैंने एक नया पैसा किसी भी चीज़ के लिए नहीं मांगा ना लिया। तो मैं इसलिए हूँ, तो मेरा ये परिचय है और मेरे अंदर में लगभग कम से कम 50 लोग एमडी कर चुके हैं, डिप्लोमा कर चुके हैं, स्पेशलाइजेशन कर चुके हैं और पीएचडी भी मेरे अंडर में 2-3 लोगों ने की है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो मेडिकल प्रोफेशन है एक बहुत ही आदरणीय और नोबल प्रोफेशन है। मेरे ख्याल से भगवान ने हमको जन्म हर एक को इस कार्य करने के लिए नहीं देता और मैं तो इसके लिए बहुत मानता हूँ कि मुझे ये जन्म दे के मुझे डॉक्टर बनाया। तो हमें इसके जो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, अच्छा कार्य करना, ईमानदारी से कार्य करना, बहुत अच्छी तरह से बोलना, मरीज को मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट को कि कोई भी नए मरीज में कम से कम 15 से 20 मिनट और इवन कई मरीज बड़ी कठिन उनकी समस्याओं की आधा घंटे अगर हम देते हैं, उनकी सारी बातें सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि वो सही तरीके से उसका एक तो डायग्नोसिस होगी, उसका निदान सही तरीके से होगा, फिर उपचार भी सही तरीके से होगा। और एक डॉक्टर और मरीज के बीच में तो इवन उसके रिश्तेदार भी है, उन सब के साथ हमको सामंजस्य बना के चलना है, हमको बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करना चाहिए और बड़ी सभ्यता से, और हमें अपने इस प्रोफेशन में कोई ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि डॉक्टर साहब, अभी मतलब जैसा कि आप बहुत बुजुर्ग हैं, आपने पूरी जिंदगी निकाल दी लोगों का इलाज करने में, लोगों को पढ़ाने में, और आपके जो सानिध्य में जिन लोगों ने स्टडी की है वो एमडी भी है, एमबीबीएस भी की है, पीएचडी भी की है, तो वो सभी अपने अपने मुकाम पे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप इस उम्र में भी पेशेंट देख रहे हैं। आज हॉस्पिटल में आप हैं, ये आपका हॉस्पिटल है, आपकी पूरी फैमिली डॉक्टर है और मतलब सारी फैमिली डॉक्टर्स से बिलोंग करती है, तो मतलब फैमिली के अंदर हर मेंबर डॉक्टर है। तो आज भी आप कितने पेशेंट पर डे देखते हैं? देखिए, आजकल मैं जो है, क्योंकि मरीज पिछले 1 महीने से नहीं देख रहा, हालांकि कुछ मरीजों को, क्योंकि मुझे एक बार कोरोना सेक्टर में हुआ था, वो ठीक हो गया, फिर 1 महीने पहले मैं मरीज देख रहा था बिल्कुल। तो मेरे ही एक मित्र आए, उनको खांसी वगैरह थी, उनको सांस की बीमारी पुरानी थी और वो मेरे पास सीधे आ गए और मैंने उनको देखा और मैंने देख के उनको जुकाम खांसी बुखार आ रहा था, मैंने कहा आप जाके कोविड करा लें और इलाज ले लें। उनका कोविड पॉजिटिव हुआ और मुझे सिम्टम, हालांकि मैं वैक्सीनेटेड हूँ, दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं, फिर भी मुझे 4 दिन बाद सिम्टम आए अजीब प्रकार के, जॉइंट्स में चारों
इतने सारे जॉइंट्स में पेन हुआ कि मैं अपनी बॉडी को नहीं हिला सकता था। तो मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन फिर कुछ मैंने मेडिसिन आवश्यक सिम्टोमेटिक मेडिसिन ली, उससे मैं ठीक हो गया। फिर मैंने सोचा क्यों ना, हालांकि मैंने कोविड समझा नहीं, क्योंकि बुखार नहीं था और मेरा सैचुरेशन सही था, तो मैंने सोचा कि मैं जो है कुछ दिन रेस्ट कर लूँ। और अब मैंने पिछले हफ्ते 10 दिन से मरीज़ देखने शुरू कर दिए हैं। और अभी कल ही मैंने महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि मेरे कुलीग आए नहीं थे तो छुट्टी पे थे, उनके कारण के कोविड से देहांत हो चुका था, तो मैं ही मरीज़ देख रहा था। लेकिन मैंने 8-10 मरीज ही देखे, लेकिन उनको मैंने पूरा समय देखा। मैं कोई घबराता नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दूर से जाके मरीज वहाँ बैठ जाऊँगी, मैं दूर से देखूँगा, ऐसा मैं नहीं कभी करता। और मैं जो है उस मरीज़ को 6 फीट की डिस्टेंस तो कमरे के अंदर रखी थी, उसको देखा, एग्जामिन भी किया, बातचीत हुई, दवाएँ भी ली। तो मेरा ये मानना है कि हमको, क्योंकि अभी कोविड काफ़ी कम हो चुका है, तो मैंने ये सोचा कि वो जितने भी मरीज़ थे, वो सांस के मरीज़ थे, उनको, और कुछ टीबी के मरीज़ थे, और एक को तो ये गांठों की टीबी का सस्पेक्ट हुआ सिटी में, तो मैंने उनको पूरा समय दिया। और पूरे, तो मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि 3-4 दिन से मैं लगातार मरीज़ देख रहा हूँ। और वैसे भी मैं ज़्यादा मैं कोई प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ। और मैं जो है, मैंने जैसा बताया कि मैं नए मरीज़ को कम से कम 20 से आधा घंटे 30 मिनट देता हूँ, और पुराना मरीज अगर फॉलोअप का है तो कम से कम 15-20 मिनट। तो आप देख लीजिए, मैं एक अच्छा कंसल्टेंट 20 से 25 मरीज पूरे दिन में नहीं देख सकता। अगर इससे ज़्यादा व्यक्ति, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप एक पेशेंट को 20 से 25 मिनट देते हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो आप एक कंसल्टेंट हैं और अभी इस उम्र में भी मरीजों को देखना है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। तो आपकी कंसल्टेंसी फीस क्या है? देखिए, मैं कंसल्टेंसी फीस मेरी 200 रुपये से 400 रुपये है। कोई गरीब आदमी आता है वो 100 भी देता है तो मैं कभी मना नहीं करता, लेकिन मिनिमम फीस मेरी 200 रुपये है, और 400 रुपये भी देता हूँ, डिपेंड करता है। गरीब से तो मैं 200 से 300 रुपये से ज़्यादा नहीं देता, और आधा घंटे देता हूँ। और मुझे अपने ही स्पेशलिटी का लगभग 30 से 40 साल का अनुभव है। मुझे अपनी, आपका मरीजों को देखने का समय क्या है? मेरा देखने का समय शाम को मैं देखता हूँ 6 से 8 बजे तक, और सुबह ऑल्टरनेट देखता हूँ 11 से 1 बजे। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त ब्लैक फंगस जैसी बीमारी भी आ रही है। ब्लैक फंगस जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनमें ज्यादा पाई जा रही है ब्लैक फंगस, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अभी तो अपन काफ़ी ये केसेज आ रहे हैं, और ये कोविड के पेशेंट में ही काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट है। इस बीमारी के बारे में पहले भी रिपोर्ट है, और पैथोलॉजी की बुक्स में, मेडिसिन की बुक्स में ये म्यूकोरमाइकोसिस के, अभी तो ब्लैक फंगस नाम दे दिया गया है। तो ये जो है बीमारी, जैसा कि अभी कोविड में बहुत ज़्यादा पेशेंटों में रिपोर्ट हो रही है, लेकिन पहले जैसा कि कहते हैं, बहुत दावे कर रहे हैं कि इम्यूनोसप्रेशन से हो रही है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड से हो रही है, और ऐसी मतलब मरीज़ की कमजोरी से और डायबिटीज़ ऐसे व्यक्तियों की सबसे ज़्यादा हो रही है। इसमें कोई राय नहीं है, लेकिन क्योंकि मरीज़ तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के पहले भी ले रहे होते हैं, इम्यूनोसप्रेशन, एड्स की बीमारियाँ उसमें भी लेकिन ऐसा उतना कॉमन नहीं था। इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई अलग ही रीजन है। ठीक है, ये मरीज जिनका इम्यूनोसप्रेशन है, जिनको डायबिटीज़ है, या जिनको ये कोविड हो चुका है या हो रहा है, वो लोग ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं, और ज़्यादा उनके चांसेस है होने के। अब क्यों हो रहे हैं, अब कोई बता रहा है, अभी प्रूफ किसी चीज़ का नहीं है कि ये ज़्यादा जिंक की गोलियां खाने से हो रहा है। ये इसके अब लोग इस पर शोध कर रहे हैं, जो लोग इस पर डिटेल में, कोई ना कोई चीज़ अच्छे ढंग से आएगी कि क्यों ऐसा हो रहा है कि कोविड के मरीज, और वो भी दूसरी दौर में हो रहा है, और वो भी कि हमारे इंडियन पेशेंट्स में हो रहा है। फॉरेन में उतने ज़्यादा नहीं है जितने अपने यहाँ हैं, उनके यहाँ भी ये है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ फंगस का क्यों ऐसा हो रहा है, हमारे यहाँ ज़्यादा पाए जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि या तो एनवायरनमेंट में, और हमारे यहाँ फंगस का अमाउंट ज़्यादा है, और उसके हिसाब से पेशेंट को हो रहा है। तो अगर अभी क्यों है, ये पहले क्यों नहीं हो रहा, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है, और ये सोच का विषय। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी मतलब इस कोरोना काल के अंदर जहाँ जिन लोगों के पास आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनकी, जिनके पास खाने को पैसे नहीं होते, वो बड़े अस्पतालों की तरफ रुख नहीं कर पाते इलाज के लिए, वो डरते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। तो ऐसे पेशेंट जब आपके पास आते हैं तो आपने उनके लिए कोई प्रोटोकॉल बनाया है? देखिए, मेरा तो हमेशा मानना है कि सरकारी सुविधाएं बहुत अच्छी होती हैं,
क्योंकि मैं देखिए में भी काम कर चुका हूँ 30 साल, और मैं प्राइवेट में, दोनों में ही काम बहुत अच्छे हैं। हमारे मरीजों को अगर हम गरीब हैं, पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो हमें सरकारी सुविधाओं का पूरा उपयोग करना चाहिए। हमारे यहाँ इतने बड़े मेडिकल कॉलेजेस खुल चुके हैं, हॉस्पिटल हैं, बहुत अच्छी सुविधाएं, ऐसा नहीं है, कभी कोई थोड़ा बहुत कमी हो सकती है, लेकिन मैं तो गरीब मरीज को यही कहता हूँ कि तुम यहाँ महंगे इलाज के लिए मत आओ। अगर आपको पैसा नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको सरकार में मैं उनको चिट्ठी लिख के भेजता हूँ, डॉक्टर को देता हूँ कि भाई इनका काम। अब कई बार ये होता है, देखा होगा कि वो 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार CT स्कैन के प्राइवेट में लगते हैं, तो मैं उनको गवर्नमेंट में किसी न किसी तरह से अपने मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ोन करके और उनको करा देता हूँ। तो मैं इतनी हेल्प कर सकता हूँ उनको, और मुझे लगता है कि वो 5,000 रुपये नहीं दे सकता CT कराने के। तो अभी भी कल पेशेंट मेरे पास आया था महात्मा गांधी में, और मैंने वो मरीज, वो हालांकि होटल में काम करता था, वो होटल बिजनेस भी नहीं रहा, तो इतना गरीब भी नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी उनको कहा कि वहाँ जाके आपको 500 से 700 रुपये में CT स्कैन हो जाएगा। तो आप, मैं चिट्ठी लिखी, डॉक्टर से बात की, और उम्मीद है कि उसको बड़ा अच्छा लगा, और मैंने उस पर भी आधा घंटे पूरा समय दिया। बहुत ही बढ़िया बात है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जनता को इस पैंडेमिक टाइम के अंदर कोई संदेश देना चाहते हैं, कोई एडवाइस देना चाहते हैं, या कुछ कहना चाहते हैं, तो आवाज इंडिया न्यूज के माध्यम से आप कह सकते हैं। देखिए, ऐसा है, अभी भी हमारा खतरा टला नहीं है, पैंडेमिक अभी भी एग्जिस्ट है, काफ़ी कुछ कम हुआ है, 25 से 30% अभी भी प्रॉब्लम है। हमें अभी उसी ही सतर्कता से, उसी के हिसाब से रहना है, डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, मास्क को पहनना है। हमको बिल्कुल शादी ब्याहों में अभी सोचना ही नहीं है, ग्रुप में बैठना भी नहीं चाहिए। शादी ब्याहों में भी हमको अभी कुछ जैसे कि राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी 1 महीने के लिए लॉकडाउन किया है इन सब चीज़ों के लिए, तो हमें अभी भी मेंटेन करना चाहिए, जब तक कि हमें इसका 0 लेवल और लेस देन 5% प्रॉब्लम ना रहे, तब जाके हमको मिलना जुलना चाहिए। लेकिन वो भी प्रिवेंटिव के हिसाब से, उसी के हिसाब से हमको रखना है कि भाई मास्क नहीं पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग से रहना है, 6 फीट से ज़्यादा हमको दूरी बना के रखना है। अभी भी हमको गप्पे नहीं लगानी, और हमें भगवान का नाम लेते हुए और लोगों को बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। कभी भी नेगेटिव विचार आने ही नहीं चाहिए। तो समस्याएं आती हैं और हमें सिखा के जाती हैं। ऐसी समस्याएं हैं कि जो है ये हमें पैंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सीखा इससे। और आप देखिए, आज हम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना भी, पहले लोग ने सोचा ही नहीं था कि भाई डॉक्टर ही मास्क पहनते हैं, जब ऑपरेशन ही करते हैं तभी मास्क पहनते हैं, बाकी पहले पहन। जबकि ये जो कोविड ने हमको ये सब कुछ एजुकेट किया, हमको सावधान किया, और आगे से भी हमको बड़े सतर्कता से और बड़े ढंग से रहना पड़ेगा, नहीं तो जो है हमको ये प्रॉब्लम, महामारियाँ आती रहेंगी नई नई रूप के ऊपर, क्योंकि पहले भी आ चुकी हैं। इतिहास हमको बता रहा है कि भाई ये बीमारियाँ, महामारियाँ, हैजा आया, कोलेरा आया, और ये मर्स आया, सार्स आया, ये भी अब कोविड आ गया। तो ये बीमारियाँ आती रहेंगी, सावधान करती रहेंगी। नए नए बीमारियाँ आने से, कठिनाई आने से शोध ज़्यादा होंगे, और साइंटिफिक सोच लोगों का बढ़ेगा, और डॉक्टर्स का ही बढ़ेगा, वैज्ञानिकों का भी। तो सुना दोस्तों आपने कि डॉक्टर वीके जैन ने कहा है कि प्लीज पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत सोचिए, और प्रॉब्लम्स हमेशा जिंदगी में आती रहती है। ये भी एक छोटी प्रॉब्लम है, हाँ प्रॉब्लम टेम्परेरी होती है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी परमानेंट होती है। तो आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, 2 गज की दूरी बनाकर रखिए, मास्क का उपयोग करते रहिए, और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहिए, और देखते रहिए आवाज इंडिया न्यूज। मैं राहुल, कैमरामैन राजेश के साथ।